अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर महबूब शरीफ साहब, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप अपना तारुफ़ कराएं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम महबूब शरीफ अवाद है। मेरी पैदाइश बेंगलोर में हुई और मेरी परवरिश भी यहीं हुई और मेरी तालीम भी बेंगलोर में ही हुई। सेंट जॉन्स हाई स्कूल में मेरी तालीम हुई और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, फुट का स्पेशलिस्ट हूँ, यानी कि पैर का माहिर हूँ। मेरी क्लिनिक बेंगलोर के मशहूर होटल वुडलैंड्स होटल के अंदर 27 साल से मेरी क्लिनिक है। तो डॉक्टर साहब, आपके पेशे के अलावा समाजी खिदमत में आपका क्या रोल रहा है? मेरे काम और पेशे के साथ साथ मेरा समाजी खिदमत करने का मेरा मशगूलियत रही। कॉलेज के दिनों से ही मैं कुछ समाजी खिदमत में लगा रहा। छोटे छोटे इदारे बनाकर स्टूडेंट्स के साथ हम कुछ काम करते रहे और रफ्ता रफ्ता बहुत सारे इदारों में काम करने का मौका मिला। बेंगलोर के मुख्तलिफ़ झोपड़पट्टियाँ, यहाँ पर अलग अलग इदारों के जानिब से काम करने का मौका मिला। मसलन अंजुमन खुद्दामुल मुस्लिमीन, मेमार चैरिटेबल ट्रस्ट, CMA, मिली काउंसिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था बेंगलोर में। उस वक्त भी कुछ खिदमत करने का मौका मिला और इसके साथ साथ तालीमी मैदान में भी बच्चों को जो है ट्यूशन्स देना, उनको जो है उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए प्रोग्राम्स करना और साथ साथ में इंसानी हुकूक़ के जो इदारे हैं जैसा कि PUCL है, NCHRO है, ऐसे इदारों में भी कुछ खिदमत करने का मौका मिला। डॉक्टर साहब, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का ऐसा कोई वाक़या पेश आया, क्या आप बता सकते हैं? जी, वैसे तो बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाला एक वाक़या जो है वो 1990 पर 2 का 1992 में जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई और हिंदुस्तान भर में फसादात, दंगे होते रहे, तो बेंगलोर में भी उसका असर हुआ और कई इलाक़ों में जो है फसादात के शिकार होकर मुसलमान ज़ख्मी होकर हस्पतालों में भरने शुरू हुए। उस वक्त बोरिंग हॉस्पिटल में मुझे 3 दिन खिदमत करने का मौका मिला और मैं जो उनकी हालत देखा कि मुख्तलिफ़ दर्जे के लोग वहाँ पर ज़ख्मी और घायल होकर आते थे। अच्छे पढ़े लिखे तालीम याफ्ता इलाक़े और मोहल्लों से भी हम लोगों ने देखा और गरीब इलाक़ों से भी हमने देखा। जो घायल ही नहीं, उनको खून की ज़रूरत पड़ती थी, उनको माशी सुधार की ज़रूरत पड़ती थी, कितने उसके अंदर जो है बहुत परेशान हाल थे। तो उस वक्त मैंने सोचा कि आज का ये खिदमत करके काम ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हमारे मुसलमानों के मसाइल बहुत हैं, हमको नीचे जाकर जो है बहुत काम करने का ज़रूरत है। तो उस वक्त से मैं निकल पड़ा, करता रहा जितनी मेरी इस्तिताअत थी और जितने इदारे थे उनसे सब जुड़कर मैं अपनी पूरी जो है वक्त देता रहा। बाद में एक ऐसा भी वाक़या हुआ कि मस्जिदों के अंदर बेहुरमती होती और फिर वहाँ पर मारपीट होती। पुलिस इस दंगियों को छोड़कर मासूम मुसलमानों को गिरफ़्तार करना, यहाँ तक कि मैसूर में भी एक वाक़या हुआ था जिसमें नौजवानों को हिरासत में लिया जा रहा था, मासूमों को, औरतों को भी जो है हिरासत में लिया जा रहा था। ऐसे वक्त में बहुत सारे लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए निकल पड़े, तो मैं भी कुछ मेरे हद तक करने के लिए मैं वहाँ पहुँचा था। तो हमारी मांग ये थी कि मासूमों को मत पकड़ो और मुजरिमों को पकड़ो। तो इस हमारी जो हड़ताल थी, हमारी जो मांग थी, उस वक्त
पुलिस ने बहुत सारों को अरेस्ट कर लिया, जिसमें मुझे भी अरेस्ट कर ले गया। हम तो उस वक्त सिर्फ सेक्शन 144 का वियोलेशन था, लेकिन हमको पुलिस ने पकड़कर ले जाकर कैद कर दिया। यहाँ तक कि मैसूर से पकड़कर हमको गुलबर्गा जेल ले गया हथकड़ियाँ पहनाकर। वहाँ जाकर जो है 3 महीने जेल में रहना पड़ा। और जेल के अंदर मैं देखा कि वहाँ की भी हालत कुछ और है। वहाँ देखा कि बहुत सारे अच्छे तालीम याफ्ता डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मासूम जो पकड़े गए थे, उनके साथ जब मैं बैठकर बात कर रहा था तो उन्होंने उनकी दास्तान और उनके ऊपर हुए मज़ालिम को सुनाया। तो ऐसे वाक़यात से मेरा ये खिदमत करने का जज्बा और बढ़ गया। और जिस वक्त हम रिहा हुए वहाँ से, एक अलग मंज़र था। वो मंज़र ये कि वहाँ के सारे कैदी जो मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, जब हम रिलीज़ होकर आने लगे तो ये लोग रोने लगे। ये इन्होंने कहा, हम तो कई मुजरिमों को देखा है, यहाँ आकर कोई इसके बारे में फ़िक्र नहीं करता। आप कैसे लोग हैं? जेल के अंदर आकर आपने जेल के माहौल को बदल चुका। रो रो कर हम लोगों से गले मिले, फिर हम विदा होकर बाहर आए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक समाजी कारकुन की हैसियत से काम करते हुए सियासत में आने का आपका क्या मकसद है? देखिए, समाजी खिदमत में तजुर्बा जो हुआ वो ये है कि मसाइल बहुत हैं मुसलमानों की। तालीमी मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, बच्चों की सेहत और उनकी तालीम के मसाइल हैं, ख़वातीन के मसाइल हैं, सेहत के बारे में हैं, बुज़ुर्गों के मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल हैं। बहुत सारे मसाइल हैं जो एक वाहिद शख्स और इनफरादी तौर पर या एक तंजीम की शक्ल में कितना पूरा किया जा सकता है, जबकि ये काम तो हुकूमत का है और उसके लिए हुकूमत के अंदर बजट बनता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का वेलफेयर के लिए जो बजट बनता है वो तकरीबन 3000 करोड़। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर लाखों करोड़ बच्चे हर दिन खुराक की कमी की वजह से 5 साल की उम्र के अंदर 20 सेकंड को एक बच्चा मरता है। ख़वातीन जचकी से पहले उनको खुराक ना मिलने की वजह से और उनके लिए सेहत की जो इंतज़ामात करना था वो नहीं रहने की वजह से लाखों की ख़वातीन जान बहक होते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? जबकि हिंदुस्तान में जो बजट निकलता है, करोड़ों रुपए का जो बजट बनता है, ये आवाम की खिदमत के लिए आता है। और ये पैसा लाकर यहाँ पर सहूलतें बनाने का काम, हस्पतालें बनाने का काम, स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ क़ायम करने का काम, ये किसका होता है? ये वही नुमाइंदे का होता है जिसको हम चुनकर भेजते हैं। तो यही वजह थी कि हम सही नुमाइंदा जब जाएगा तभी जाकर वहाँ से आने वाले इन सारे स्कीमों को लाकर आवाम तक पहुँचाएगा। इसी के लिए मैं सियासत के अंदर दाखिल हुआ हूँ। देखिए, मसाइल बहुत हैं हमारे। मिसाल के तौर पर हमारे इस इलाके के बारे में आप देखिए क्या हालत है, और इसके मुकाबले में आप दूसरा इलाका जाकर देखिए, जयनगर जाकर देखिए, मलेश्वरम जाकर देखिए, इंदिरा नगर जाकर देखिए, वहाँ की निज़ाम कैसा है, पाकी सफाई कैसी है। और हमारे मोहल्ले देखिए, गंदगी से भरे हुए हैं, बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रहे हैं। पानी के लिए हमारे ख़वातीन रात भर 1-1 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। पानी के लिए झगड़े होते हैं। हमारे बच्चों की हालत क्या हो रही है, उनको नौकरियां नहीं मिलती। इस इलाके को जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। यहाँ के बच्चे जब नौकरियों के लिए जाते हैं, अगर वो इस इलाके के हैं तो उनको जो है सख्त से सख्त किस्म की इंटरव्यू को पेश करना पड़ता है। अगर आप मिसाल के तौर पर पासपोर्ट को अगर अप्लाई करेंगे और अगर आप इस इलाके के हैं तो आपके पासपोर्ट का एप्लीकेशन 10 मरतबा इंक्वायरी किया जाएगा, और वो भी मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आप एक फ़ोन के लिए सिम कार्ड भी अगर लेना चाहते हैं तो इस इलाके के फ़ोन्स को जो है बैक लिस्ट किया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? क्या हम इसके मुल्क के टैक्स देने वाले नहीं हैं? टैक्स तो हम ज़्यादा देते हैं बनिस्बत उन मालदारों की, इसलिए कि
एक छोटा सा माचिस ख़रीदने पर भी हम लोग टैक्स भरते हैं। यहाँ की आबादी कितनी है और उस आबादी में बसने वाले कितने लाखों के लोग हैं। मिसाल के तौर पर हमारा सर्वज्ञा नगर ले लीजिए, यहाँ पर तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, तो कितनी आबादी और कितना पैसा टैक्स की निस्बत से जाता होगा। और जो हुकूमत जो फ़ंड देती है वो फ़ंड कहाँ जा रहा है, किसकी ज़िम्मेदारी है ये फ़ंड लाने की? अरबों खरबों रुपए ये कहाँ जा रहा है यहाँ की सहूलत के लिए? ये जो आवाम को मिलने का जो हक़ है, जो बजट से सैंक्शन होकर आता है यहाँ की बुनियादी सहूलतें, तालीम सब बनाने के लिए, ये करोड़ों रुपए जो है सियासतदान खा लेते हैं। इसका कौन है जो पूछने वाला है? यही सोचकर हम लोग सियासत में आए हैं, जाकर वहाँ पर हक़दारों का सही हक़ ले लेकर आकर यहाँ के आवाम को पहुँचाने के लिए और एक तब्दीली लाने के लिए, यहाँ पर एक खुशहाली क़ायम करने के लिए सियासत में आने का ज़रूरत पड़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप सियासत में आए हैं तो मौजूदा सियासती पार्टियों जो हैं जिसके पास पैसा है, नाम है, होने के बावजूद आपने एसडीपीआई को क्यों चुना? और आपको मालूम होगा कि ये सियासी पार्टियों के जो नुमाइंदे जो बनकर आते हैं, एक तो पैसा डालते हैं और एक टिकट हासिल करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर कर टिकट हासिल करते हैं। तो इसी के मुखालिफत में हमारी एक पार्टी का मैं नुमाइंदा बनकर आया हूँ, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, जहाँ पर टिकट को पैसे देकर लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है लोगों के काम करना और आवाम की खिदमत करने के लोगों को यहाँ टिकट दी जाती है। इसी के लिए मैं एसडीपीआई का नुमाइंदा बनकर यहाँ पर आया हूँ। देखिए, ये जीत जो है ना, ये मेरी जीत नहीं है। ये जो जीत अगर होगी इंशाअल्लाह ये आपकी जीत है, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल के लिए, आपकी भलाई के लिए, हमारे बच्चों की भलाई के लिए, हमारे नौजवानों की भलाई के लिए ये काम ज़रूर करूँगा। मैं पहले से मैं करता आ रहा। अगर मैं जीत जाऊँगा, जीतने के बाद मैं यहाँ के मसाइल, बहुत सारे मसाइल हैं जो मैं हल करना चाहता हूँ। बुनियादी 6 चीज़ें हैं जो मैं हल करना चाहता हूँ। सबसे पहले तालीमी मसाइल। हमारे बच्चे जो हज़ारों रुपए देकर जो है स्कूल के अंदर तालीम हासिल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी उनको तालीम नहीं मिल पा रही है। उनके लिए एक अच्छी स्कूल बनाने की मैं काम करूँगा। यहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, ये पानी के मसले को हल करूँगा। एक ठोस अमल करूँगा कि यहाँ पर एक अच्छा पानी का निज़ाम यहाँ पर क़ायम है। और यहाँ की सेहत का जो मसला है, हमारे ख़वातीन, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्गों की जो बीमारियों की वजह से सेहत के लिए जो दर दर भटक कर फिरते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी अस्पताल क़ायम करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ की सड़कें जो बदतरीन हालत में गुज़रे हैं, आज तक जो सियासतदान करोड़ों रुपए ये सारे स्कीमों के पर नाम पर लाकर जो है खाते थे, मैं उसका सही मसरूफ़ यानी सही मसरफ़ यानी सही बजट जो होता है उसको पूरा लाकर मैं यहाँ पर नाफिज करने का काम करूँगा। और साथ में बेरोज़गारी, हमारे अंदर जो नौजवानों के अंदर जो बेरोज़गारी है, इन बेरोज़गारियों को जो हुकूमत के अंदर जो रोज़गारी के ज़रिए हैं, वो मैं वहाँ बैठकर वो रोज़गारी के जो है रोज़गारी हासिल कराने की मैं कोशिश करूँगा। और साथ में 6वीं चीज़, मासूम हमारे नौजवान जो जेलों में बग़ैर बेकसूर जो तकलीफ़ उठा रहे हैं, उसके लिए मैं पहले से भी तो काम कर रहा हूँ ये सारे, लेकिन अब एक ताकत की बुनियाद पर विधानसभा में बैठकर वहाँ पर हमारे हुकूक़ को मांग कर, वहाँ के हुकूक़ को, सही हुकूक़ को छीन कर लाकर आप लोगों तक पहुँचाने का काम करूँगा मैं। तो मैं यही बात फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये जीत जो होगी वो मेरी एक डॉक्टर महबूब की जीत नहीं होगी, बल्कि ये जीत जो है आपकी जीत होगी।
आपके मुस्तकबिल की जीत होगी, आने वाले नस्लों की जीत होगी। Believe me, this election is not about Dr. Mehboob Sharif alone. It is about your future, the future of your generation, the future and the prosperity of your generation. आपका मुस्तकबिल, आपकी खुशहाली, आपकी भलाई, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किसके लिए हो रहा है। अगर आप आपका मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, आपके बच्चों की तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं, अगर आपके नौजवानों को बेरोज़गारी से हटाकर रोज़गार बनाना चाहते हैं, उनके अंदर एक ख़ुद एतमादी और उनके अंदर एक भरोसा और उनके अंदर से डरों को, खौफ को निकाल कर एक अच्छी आज़ादाना ज़िंदगी चलाना अगर आप पसंद करते हैं, तो आप सब मिलकर मुझे कामयाब बनाइए और हम वहाँ पर जाकर, जहाँ पर ऐवानों में बैठकर उनके मुस्तकबिल के लिए जो मंसूबे बनते हैं, जो प्लानिंग होती है, जो क़ानून बनता है, वहाँ बैठकर हम इस मुस्तकबिल को संवारने का काम ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना बिजी शेड्यूल रहने के बावजूद अपना कीमती वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।